इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा। जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा। सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर मैं सुषमा शर्मा आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत करती हूँ कार्यक्रम किसान की बात में। और सिर्फ मैं नहीं हूँ, आज एक लंबे गैप के बाद मैं आई हूँ। मेरे साथी जो मेरे साथ हैं इस वक्त, विनोद कुमार जी, तो हम भी आपका स्वागत करते हैं जी। और आज का जो टॉपिक है विनोद, बिल्कुल वो है सार्थक है, क्योंकि वक्त जो है किसानों के लिए अपनी जो मेहनत की है साल भर की, या जितने भी समय में उनकी फसल उगकर आई है, उसको एक आखिरी पड़ाव देना, यानी कि उपभोक्ताओं तक अपने अनाज को पहुंचाने का समय आ गया है। और जिसके लिए कटाई के बाद थ्रेशिंग करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो आज हमने टॉपिक भी वही लिया है कि थ्रेशिंग मशीन जो होती है वो किस तरह काम करती है और उसकी जरूरतें कहाँ कहाँ ज्यादा होती है, और किसान इनका इस्तेमाल करते समय कितनी सावधानी बरतें, यानी बहुत सारी बातें करने वाले हैं। और जिसके लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है इस सब्जेक्ट के जो एक्सपर्ट हैं वो हैं डॉक्टर HL कुशवाहा जी। ये प्रधान वैज्ञानिक हैं कृषि अभियांत्रिकी संभाग में, पूसा, नई दिल्ली में। नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब। और आज का टॉपिक भी जैसा कि हमारा है कि थ्रेशर जो होता है उसका रखरखाव और जब प्रयोग करें और सावधानियां किस तरह से बरतें, तो यही टॉपिक है। तो सबसे पहले हम यही जानना चाहते हैं कि बाजार में कौन कौन सी थ्रेशर मशीन आ रही है मल्टी क्रॉप वाली, और किस तरह ये कार्य करती है, इनके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जरूरी है। देखिए, मार्केट में बहुत ढेर सारे मशीन से अवेलेबल है, कुछ लोकल है, कुछ टेस्टेड है। तो हम तो पहले बात यही कहेंगे, जब भी किसान नए थ्रेशर की बात करे तो कोशिश एक करे कि थ्रेशर की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखे। जैसे कि गुणवत्ता में BIS स्टैंडर्ड होना चाहिए, या थ्रेशर किसी न किसी गवर्नमेंट एजेंसी द्वारा टेस्टेड होना चाहिए, ताकि उसको हम सुनिश्चित कर सके कि इसकी परफॉर्मेंस अच्छी आएगी। दूसरी चीज है कि हम कई बार जो है थ्रेशर लेते हैं तो हमारी क्षमता भी देखनी है। अगर हमारे पास बहुत बड़ा खेत है, बहुत बड़ा एरिया है आसपास में जहाँ ऐसे बिजनेस कर रहे हैं, तो हमें बड़ा थ्रेशर ही लेना चाहिए। तीसरी क्षमता है कि क्षमता के तो साथ ही हमारे पास शक्ति कितनी है। जैसे हमारे पास ट्रैक्टर से अगर चलाना है तो ट्रैक्टर की पावर अगर 30 या 35 HP का ट्रैक्टर है तो उसके अनुसार थ्रेशर लीजिए, और 45 का है तो 45 के अनुसार लीजिए, ताकि आपका थ्रेशिंग पूरी मैचिंग रहे, ताकि आपका पूरा एक काम करता रहे। इसी तरह एक और चीज करेंगे कि जब भी थ्रेशर ले तो अपने आसपास की लोकल एरिया में डिस्ट्रीब्यूटर हैं उसी के आसपास से ले, ताकि कुछ बिगड़े या बने, कुछ रिपेयरिंग करना हो तो आप जो है उसे इजिली जो है बना भी कर, क्योंकि मशीनें चलती हैं तो जो भी स्पेयर पार्ट हैं उसके वो हम ले सकें। बिल्कुल डॉक्टर साहब, और बात करेंगे इसमें थोड़ा सा और लंबी आपसे, लेकिन उससे पहले जो हमारे श्रोता हैं उनको बता दें, अगर उनका कोई प्रश्न है, सवाल है जो वो पूछना चाहते हैं तो वो पूछ सकते हैं। और जो फोन के माध्यम से पूछना चाह रहे हैं वो डायल कर सकते हैं 23421608 जी, 23421608 यह हमारा फोन नंबर है। और व्हाट्सएप के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जुड़ सकते हैं, और जिसके लिए हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है वो है 9868868753 जी, 9868868753। बिल्कुल, ये हमारा नंबर है। तो आप कोई भी क्वेरी है आज के सब्जेक्ट से रिलेटेड तो आप डायरेक्ट व्हाट्सएप कर दीजिए, या फिर सीधे स्टूडियो में हमसे लाइव बात भी कर सकते हैं फोन के माध्यम से। 23421608 नंबर फिर से रिपीट कर दिया। तो कुशवाहा जी, हम बात कर रहे हैं थ्रेशर के बारे में। तो आपने बहुत सारी जानकारी दी, अभी शुरुआत में बताया इंट्रोडक्शन में कि किस तरह की मशीनें होती हैं, कैसी यूनिट लगानी चाहिए, कितना आपके क्रॉप जो होती है उसके हिसाब से आप थ्रेशर का इस्तेमाल करेंगे। देखिए, कई बार हम जब भी थ्रेशर खरीदने जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमारे यहाँ कौन कौन से फसल चक्र क्या है। हाँ। जैसे जो फसल है उसके अनुसार मल्टी क्रॉप थ्रेशर ही लें, ताकि उससे कई क्रॉप ले सकें। कई बार हमारे होता है कि आसपास के एरिया में हमें सिर्फ पर्टिकुलर क्रॉप ही हम ज्यादा लगा रहे हैं, तो उसी क्रॉप का ले, अननेसेसरी जो है मल्टी क्रॉप लेकर बहुत
कॉस्टली उसमें करने से कोई फायदा नहीं है। तो आप अगर ऐसा करते हैं, और दूसरा जब भी आप थ्रेसर खरीदें तो बिजनेस पॉइंट से खरीदें। कभी भी एक महंगा सौदा जो है सिर्फ अपने यूज के लिए न करें, क्योंकि जब भी ऐसा करते हैं तो उससे आपका एक बिजनेस होता है, दूसरों का भी काम करें। इससे क्या है कि हमारे देश में जो है किसी मशीन का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन भी हो जाता है, आपको अर्निंग भी हो जाती है। तो ये कोशिश करनी चाहिए। और दूसरा ये भी है थ्रेसर के लिए, अभी जैसे हम सोच के चलते हैं कि भाई हम मुश्किल से 1 से 1.5 महीना 45 दिन पे या 50 दिन काम करते हैं, उसके बाद बाकी दिन हमने उसको जो स्टोर करके रखना है, कहीं ना कहीं उसका रख रखाव करना है, जो कि किसान के लिए सबसे बड़ी समस्या होती है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि गाँव में देखा है कि बहुत से आदमी बाहर खड़ा कर दिया है और जो उनके पशु हैं वो उस पे बांध देते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम किसान के साथ ये भी आती है, कहीं ना भारी कहीं मशीन होते हैं तो उसका वो उस हाँ तरह से उसका इस्तेमाल करते हैं वो, लेकिन कहीं ना कहीं जो मशीन है उसकी जो गुणवत्ता है वो खराब हो जाती है। बिल्कुल नहीं, maintenance नहीं हो पाती। बिल्कुल सही कहा। अक्सर क्या कहा जाता है कि जब आपको जिस चीज की जरूरत होती है ना, उसको बढ़िया से सजाते हैं, पोंछते हैं, सौते हैं, सब कुछ करते हैं। बिल्कुल। लेकिन जैसे ही उसका काम खत्म हुआ, आप ही नहीं सोचते कि अगले साल फिर हमें प्रयोग करना है। तो कोशिश करें कि उसको बढ़िया से साफ करके, ग्रीसिंग करके, जो नट बोल्ट्स हैं उनको सही से करके, आप पेंट वगैरह करके अगर रखते हैं, क्योंकि जब भी आप ऐसे स्टोर करते हैं यूज करने के तुरंत बाद, तो उसमें भूसे वगैरह ऑलरेडी पड़े रहते हैं, जो कि उसमें मॉइस्चर लगने के बाद वहां जंग लग जाता है, आपकी थ्रेसर की लाइफ घट जाती है। क्योंकि नेक्स्ट टाइम फिर वही आपको करना है, तो कोशिश करें कि इसको करके और छायादार स्थान पे रखें, ढक के रखें, बरसात की पानी से दूर रखें। अगर नीचे व्हील लगी हुई है तो उसको व्हील को उठा के रखें। बिल्कुल, जो ताकि वो 10 महीने वो रहेगी स्थिर खड़ी, रहे। तो वो टायर जो है वो खराब ना हो, जी। ईंटों के ऊपर उसको रख दें। बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब उसका जो पूरा वजन है वो टायर पे ना आए। ये तो बात हो गई जैसे कि अभी हम रख रखाव करने बाद की, में करना हाँ। है, लेकिन अभी जैसे थ्रेसर की शुरुआत करनी है किसानों को, अभी कटाइयां चल रही हैं, अभी थ्रेसिंग करना है उनको आने वाले 10 से 15 दिनों में, तो जो मशीनें अभी खड़ी हैं उनके लिए अभी क्या तैयारियां करनी है, क्या ध्यान देना है खेत में ले जाने से पहले? देखिए, अभी तो जब भी आपको थ्रेसिंग करनी होती है तो सीधे खेत में ही ले जा रहे हैं आजकल किसान, ट्रैक्टर से लेके जाते हैं। 2-3 चीजें ध्यान रखते हैं किसान, सभी ध्यान रखते हैं। एक तो हवा की डायरेक्शन किधर है जी, ताकि जो भूसा है आपके ऊपर ना आए, थ्रेसिंग के ऊपर ना आए, एक चीज है। दूसरा, जब भी थ्रेसर को रखें तो पूरा स्थिर रखें। स्थिर रखने के बाद आजकल कुछ थ्रेसर ऐसे हैं जिसके ऊपर प्लेटफॉर्म है, जिसको फोल्ड कर देते हैं, उसके ऊपर आदमी चढ़ करके प्रॉपर हाइट मिल जाती है आपको फीडिंग करने के लिए। अगर ऐसा नहीं है तो वहां पे प्रॉपर स्टैंडिंग के लिए फीडिंग हाइट बना लें, ताकि ऐसा ना हो कि आपको झुक के या बहुत ऊपर से आपको डालना पड़ रहा है, अनकंफर्टेबल ना हो। तो इन चीजों का जरूर ध्यान रखें। और 2-3 चीजें और ध्यान रखें कि आपका ट्रैक्टर 2 तरह के ट्रैक्टर में पीट को आता है, जिसे उसको चलाते हैं। एक तो 540 का आता है, एक 1000 आरपीएम, 2 आरपीएम वाले ट्रैक्टर आते हैं। तो मुझे लगता है कि जब भी थ्रेसर खरीदते हैं तो इन बातों का ध्यान रखते हैं किसान कि 540 वाला कौन सा है, ज्यादा स्पीड वाला है कि लो स्पीड वाला है। उसके अनुसार स्पीड की मैचिंग जरूर होनी चाहिए। अदरवाइज स्पीड बहुत ज्यादा है तो आपकी थ्रेसिंग में ग्रेन जो है टूटने भी लग सकते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखें और थ्रेसर खरीदते समय और ज्यादा सेटिंग में स्पीड में चेंज न करें। बिल्कुल। और इसमें कई बार देखते भी हैं कि अगर स्पीड मैच नहीं कर रही है तो जो पीटीओ शाफ्ट है वो कई बार टूट जाती है और हादसे का कारण कहीं ना कहीं वो बन जाती है। और दूसरा, अभी थ्रेसिंग की जब हम बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, तो इसमें एक सबसे बड़ी समस्या अभी आती है, जैसे अभी हमारा मौसम चल रहा है, बारिश का हो रही है, बेमौसम बारिश है, तो कहीं ना कहीं जो हमारी फसल है वो गीली हो जाती है। और हम देखते हैं कि वो बाहर से तो हमें सूखी हुई लग रही है, लेकिन अंदर से उसमें नमी है, जिसमें जब हम थ्रेसिंग करते हैं तो आग लगने के आसार बढ़ जाते हैं। तो इसमें जो किसान भाई है वो क्या सावधानी इसमें बरतें? देखिए, इसमें जब भी आप थ्रेसिंग करते हैं और आपको जब फीड कर रहे हैं, मतलब उसमें अंदर डाल रहे हैं और डालने में अंदर लेना बंद कर रहा है, इसका मतलब कि अंदर का जो माल है वो अंदर लिपट गया है, वो थ्रेसिंग नहीं हुआ है और लिपट गया है। लिपटने के बाद अंदर क्या करेगा वो कि धीरे धीरे वो गर्म होगा, गर्म होते हुए आग पकड़ सकता है। तो पहले तो थ्रेसर को बंद करें, ट्रैक्टर को बंद करके पीटीओ को रोकें, उसको निकाल लें, उस मटेरियल को जो गीला हुआ है उसको हटा लें और दूसरा जो सूखा मटेरियल उससे थ्रेसिंग करें। इसको सुखाने के बाद ही करें। जी नहीं, जब जैसे किसानों ने मटेरियल डाला तो वो आवाज भी तो बदलता होगा थ्रेशर, क्योंकि गीला अगर बीज है अंदर तो शायद साउंड भी चेंज देखिए, साउंड तो साउंड तो बदलेगा ही, लेकिन एक सबसे बड़ा सिम्टम्स यही आता है कि वो अंदर लेना बंद कर देता है। बिल्कुल, लोड लेना स्टार्ट कर देगा, फिर ये तो पता चल लोड ले लेता है आसानी से। जी, तो ये तो थ्रेशर का यूज हो गया, एक किसान जब इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर किसान इसे खरीदना चाहे तो क्या इसके लिए सब्सिडी वगैरह गवर्नमेंट देती है? बिल्कुल बिल्कुल। कौन से किसानों को इसका मतलब खरीदना चाहिए बाजार से, जिनकी मल्टी क्रॉप होती है, या एक बिजनेस के रूप में ही इसे? नहीं, देखिए, आजकल सरकार जो है मैकेनाइजेशन के ऊपर बहुत जोर दे रही है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से हर स्टेट को ये है कि
सब्सिडी दीजिए। और सब्सिडी हमेशा स्टेट का मैटर है। जैसे यूपी का अगर सब्सिडी है तो उस स्टेट में थ्रेसर के ऊपर कितनी सब्सिडी है वो डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर जो डिसाइड करता है कि इस साल हमें कितने थ्रेसर पे सब्सिडी देना है। तो हर स्टेट का, हरियाणा का है तो उसका अलग है, लेकिन ये सब्सिडी जो है 50% से लेकर 80% तक मिल जाते हैं। बिल्कुल, वो किसान भाइयों को सबसे पहले जो अपने स्टेट एग्रीकल्चर जो ऑफिसर हैं अपना डिस्ट्रिक्ट का, उनसे भी पता कर सकते हैं। तो वहाँ से जानकारियाँ मिल सकती हैं कि भाई कौन सा थ्रेसर हमें अपने एरिया के अकॉर्डिंग लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, जो कि वहाँ पे सक्सेसफुल हो। बिल्कुल जी। अब हम बात करेंगे कि जब आप थ्रेशर का इस्तेमाल करें तो उपयोग करते समय सबसे जरूरी है कि हादसे ना हो, तो सावधानियों की हम बात करना चाहेंगे। देखिए, जब भी थ्रेसर के काम करें तो कम से कम अकेले तो न करें, लूज कपड़े न पहने और बहुत ज्यादा तक हार्ड वर्क न करें, बहुत देर तक काम न करें। ओवरनाइट अगर आप जग रहे हैं तो 2-3 शिफ्ट में करें। और कुछ धूम्रपान वगैरह या कुछ ऐसी चीजों का जो है पान न करें जिससे आपको नशा है। कई बार बहुत थक जाते हैं तो कुछ खा पी लेते हैं जिससे हादसा होने का डर होता है। तो इन चीजों का अवॉइड करें। कोशिश करें कि वहां पे कभी भी जलती हुई बीड़ी या सिगरेट न पिए, क्योंकि इससे हादसे होने का हमेशा डर रहता है, क्योंकि आपकी चिंगारी लग जाती है। बिल्कुल। और अगर आपको नींद आ रही हो तो कोशिश करें कि थ्रेसिंग कुछ देर रोक लें, किसी और को दे दें, उसके बाद करें। बिल्कुल। आजकल जैसे अभी आपने बताया कि धूम्रपान वगैरह की जो समस्या खेत में जो करते हैं, क्योंकि गर्मी का टाइम हो जाता है, खलियान है वो बिल्कुल भूसा ऐसा हो जाता है कि थोड़ी सी भी चिंगारी अगर उसको मिली है, बल्कि किसान भाई तो आजकल ध्यान भी रखते हैं, अगर हाई टेंशन जो वायर्स हैं वो खेत से गुजर रही हैं, उसके नीचे भी जो भंडारण करना होता है थ्रेसिंग करने से पहले, वो करने से भी किसान भाई बचते नहीं हैं। करना चाहिए, वो भी नहीं करना चाहिए। दूसरा एक और चीज ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप थ्रेसिंग के समय जो है कोशिश करें कि वहाँ आस पास में अगर कोई ऐसे लोग आ जा रहे हैं तो उनको ध्यान रखें कि उनको अवॉइड करें कि भाई आप उधर से मत जाइए, नहीं तो क्या होता है कुछ न कुछ। दूसरा अभी जैसे खेत हम देखते हैं, जो खेत अभी सड़क के किनारे हैं आसपास, तो वो लोग भी ध्यान रखते हैं कि भाई जैसे यहाँ से व्हीकल जा रहा है, कोई और जा रहा है, अगर कोई धूम्रपान कर रहा है जाते हुए मतलब उसने वो टुकड़ा फेंक दिया जिससे आग लगने के कारण ज्यादा हो जाते हैं, तो फिर वो भी क्या करते हैं कि उस खेत का इस्तेमाल ना करके भंडारण के लिए दूसरे खेत में वो फिर थ्रेसिंग का काम शुरू करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए इसी के साथ एक चीज मैं और बताना चाहूंगा कि कई बार हाथ से तो फीड करते ही हैं, एक डंडी का एक ऐसा चीज बना लें जिससे जब भी अंदर ढकेलना हो तो उससे ढकेलें, पुश करें, कभी भी उसको हाथ से अंदर तक ढकेले नहीं। वैसे आज के थ्रेसर जो अवेलेबल हैं जो कि अंदर तक हाथ नहीं जाता, लेकिन फिर भी कोशिश करें कि डंडी पे ढकेलें, अपने हाथ का प्रयोग न करें वहां पे। बिल्कुल, मतलब सुरक्षा ही सावधानी है। इसमें सबसे पहले हमें जब भी थोड़ा सावधान रहेंगे तभी हम अपने को सुरक्षित रख पाएंगे। तो डॉक्टर साहब एक छोटा सा सवाल ये है जानना जो मैं चाह रहा था, अभी क्या जब थ्रेसिंग करना शुरू कर देते हैं, मशीन हमारी 10 महीने से बंद है, खड़ी थी, तो उसको खेत में ले जाने से पहले क्या हमें उसकी सावधानी देखनी है कि भाई इसकी जाली सही है या फिर ये थ्रेसिंग कर रही है, कहीं ये जाम तो नहीं है, तो वो ध्यान में क्या क्या रखना? नहीं देखिए, एक तो उसके जो ऊपर से मेन पार्ट होता है, जो ढक्कन होता है ऊपर का जी, उसको खोल करके एक बार जो उसकी कानके बोलते हैं, नीचे वाली जो जाली है कानके, हाँ, उसको एक बार देख लें कि कहीं वो जाली टूटी तो नहीं है, क्योंकि अगर जाली टूटी तो प्रॉपर थ्रेसर नहीं करेगा। तो एक चीज तो वो चेक कर ले। दूसरी, आपके जो कटर हैं उसके जो बीटर हैं, जो घिस तो नहीं गए हैं, ब्लेड्स जो ब्लेड्स लगे हैं वो घिस तो नहीं गए हैं। अगर घिस गए हैं तो आजकल उसमें ऑप्शन है कि उसको उल्टा और सीधा पलट लेते हैं, डबल साइड हो जाते हैं, तो पलट लेते हैं, तो उसको पलट लीजिए। अगर ज्यादा घिस गए हैं तो नया लगवा लीजिए। तो ये 2-3 सावधानी। दूसरा, बेरिंग वगैरह जब भी चलाएं तो बेरिंग पे हाथ रख के एक बार देख लें, अगर गर्म हो रही है इसका मतलब कि उसके अंदर ग्रीस की कमी है। तो ये छोटी छोटी सावधानी आप करिए। और बेल्ट वगैरह जो है टाइट, प्रॉपर टाइट रखिए। गियर बेल्ट जो बेल्ट वी बेल्ट वगैरह लगा जाता है आजकल, वी बेल्ट लगा है, कुछ कुछ में जो है वैसे फ्लैट बेल्ट भी लगे हुए हैं। तो अभी जैसे किसान भाइयों के लिए थ्रेसर की हम बात कर रहे हैं, अब 2 तरीके के थ्रेसर आते हैं आजकल। एक पहले थे हमारे जिसमें से जो हमारा अनाज आता था वो नीचे की तरफ आता था, जिसमें 2 छलने, झारना भी जिसको बोल देते हैं, अच्छे से लगे हुए होते थे। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि उसमें जो कन्वेयर लगा देते हैं, जो कि सीधा हमारी ट्रॉली है या बोगी के अंदर वो हमारा जो अनाज है जा रहा है। तो कौन सा इसमें अच्छा है? और इसमें भी क्या होता है, मैं अगर बात करूं कन्वेयर की, जब लास्ट में उसमें हमारा अनाज बच जाता है तो कुछ भाई हाथ से निकालते हैं,
तो वहां भी कुछ हादसे उसमें देखने को मिले हैं? नहीं, देखिए ऐसा है कि जो आप बात बता रहे हैं, जो पहले वाले हमारे थ्रेसर होते थे लो कैपेसिटी के थ्रेसर, लो कैपेसिटी के होते थे, तो उसमें हम अनाज एक तरफ नीचे गिर जाता था, बाद में हम उठाते थे। अभी जो हमारे थ्रेसर है बहुत हाई कैपेसिटी के हैं, और जो आप पहले वाले थ्रेसर बात कर रहे हैं 5 से 10 हार्स पावर के इंजन या मोटर से चलते थे। अभी हमारे जो बड़े वाले थ्रेसर हैं जितने भी 35-40 HP ट्रैक्टर से चल रहे हैं, तो बहुत हाई कैपेसिटी के हैं। इतनी हाई कैपेसिटी के अनुसार जो है जो भी दाना गिरते हैं उन दानों को सीधे एक अगर होता है, अगर कन्वेयर होता है जिससे ऊपर ले लेते हैं, सीधे आपके बोरी में भर जाए ताकि आपका एक और काम कम हो जाए। तो ये सुविधाएं आजकल दे रहे हैं लोग। लेकिन बिल्कुल सुविधाएं बढ़ी हैं, समय जो है वो कहीं ना कहीं कम हुआ है, इसमें लागत भी कम हुई है। पहले जब जिस काम को करने के लिए 4 आदमी हमें खेत में चाहिए होते थे, अब 2 आदमी उस काम को कर लेते हैं। लेकिन इसमें जैसे जो कन्वेयर बेल्ट लगा रखी है, मैं बात कर रहा हूँ जैसे हमारा काम खत्म हो गया खलिहान में, उसके बाद फिर क्या करते हैं किसान भाई, थोड़ा सा लालच के लिए कि इसमें गेहूं ना बच गया हो हमारा, उसकी नीचे वाली पत्ती हटा के और उसमें हाथ डाल देते हैं। नहीं, उसमें हाथ नहीं, उसमें एक पत्ती, एक ढक्कन होता है जी, उसको आप खोलिए तो नीचे का जितना भी होता है वो पूरा निकल जाता है। वो तो उसमें क्या है, जो कन्वेयर चलाना पड़ता है? नहीं, कन्वेयर चलाने की जरूरत नहीं है, अपने आप नीचे कन्वेयर चलाने की जरूरत नहीं है। कन्वेयर के नीचे एक कवर होता है, उसको कीजिए पूरा निकल जाता है। जी। तो इसके अलावा और क्या सावधानी बरत सकते हैं? क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट होता है, कुछ हमारे किसान भाई होते हैं कि रात के समय थ्रेशिंग करते हैं, तो उस समय लाइट की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? क्योंकि कई बार क्या होता है कि थोड़ी सी भी लाइट अगर गलत है तो वो एक अंदेशा हो जाता है, आशंका होता है कि यहाँ लाइट कम पड़ रही है तो हादसे होने की ज्यादा संभावना होती है। चश्मा पहन के अक्सर किसान जो है रात में ही करते हैं, क्योंकि उस समय मौसम भी ठंडा होता है, क्योंकि ओपन स्पेस में ही थ्रेसिंग होती है, धूप में खड़े होने में थोड़ा और भी दिक्कत होती है, तो रात को ही करते हैं। और आजकल जो उसके लिए लाइटिंग के लिए जो ट्रैक्टर के पीछे वाली टेल लाइट होती है उसी का इस्तेमाल करते हैं, उसी से करते हैं। दूसरा, किसानों को एक मेरी सलाह हमेशा ये रहेगी कि कोशिश करें कि उसमें जो है एक मुंह पे हल्का सा भीगा कपड़ा बांध लें ताकि डस्ट जो है उनके नाकों में अंदर न जाए। चश्मा पहन लें, क्योंकि चश्मे से टूट वगैरह जो है आंख में जाने का डर रहता है, तो ये प्रॉपर सेफ्टी जरूर रखें। और ये नाक पे जरूर कुछ बांध के रखें, थोड़ी गर्मी तो होती है लेकिन इससे क्या है आपके अंदर जो है डस्ट वगैरह अंदर नहीं जाए। बिल्कुल। और गेहूं की जब हम थ्रेसिंग करते हैं तो काला काला जो पदार्थ होता है वो भरपूर वैसे खाने को तो कहते हैं कि इसके साथ ही आप थोड़ा सा गुड़ खा लीजिए, गुड़ का सेवन बिल्कुल, लेकिन वो तो गले में जो गया है उसके लिए अच्छा है, लेकिन नाक वाला जो है वो परेशान करेगा। तो उसके लिए सबसे अच्छा यही है कि अगर गीला कपड़ा हमारे पास हल्का सा, हल्का गीला, वो भी हम बांध सकते हैं। नहीं, बांधना चाहिए, क्योंकि गीला कपड़ा तो होता ही है, और लूज कपड़े ना पहने। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक बात है। और अब क्योंकि हम इस सब्जेक्ट पर और भी आगे बात करेंगे विनोद जी, लेकिन उससे पहले हम अपने किसान भाइयों तक पहुंचाते हैं अपनी शॉर्ट फिल्म ऑन मिलेट्स। ये जो हमेशा हमारा एक चंक है डेली रूटीन का, तो इसको आप तक पहुंचाते हैं क्योंकि मिलेट्स हम सब के लिए बहुत जरूरी है और हमारी हेल्थ में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है। तो आइए सुनते हैं ये स्टोरी। खाद्यान्न संकट के गहराने की आशंका ने दुनिया भर के देशों की चिंता को बढ़ा दिया है। बढ़ती आबादी का बोझ, निरंतर बदलते मौसम और खेती किसानी में बढ़ती लागत के बीच फायदे की खेती के विकल्प पर मिलेट की खेती अपनी जगह बना रही है। श्री अन्न यानी मिलेट्स की खेती कोई नई नहीं है। आजादी के 1 दशक बाद तक देश की बड़ी आबादी मिलेट खाद्यान्न पर ही निर्भर थी, लेकिन हरित क्रांति की आंधी से गेहूं और चावल के उत्पादन ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, लेकिन मिलेट का रकबा धीरे धीरे कम होता चला गया। बीते 1 दशक से एक बार फिर मिलेट ने खेतों को हरा भरा किया है। हम पहले क्या है देसी बाजरे की खेती करते थे, उसमें हमारे को 100 से 110 दिन का फसल में तैयार होने में टाइम लगता था। फिर हमने अभी 6-7 साल से हाइब्रिड बाजरे की खेती करना शुरू किया। उसमें क्या है हमारे को 75 से 80 दिन का समय लगता है और अच्छी उपज तैयार होती है और इसकी मार्केट में वैल्यू भी बढ़िया मिलती है। इसलिए हमने इसका खेती का रकबा ज्यादा बढ़ा दिया। कम मेहनत और लंबे समय तक खराब न होने की खासियत श्री अन्न की फसलों के दायरे को अब और बढ़ा रही है। इसके अलावा पूरी दुनिया में एक बड़ी आबादी के खान पान की शैली में भी बदलाव आया है और मिलेट ने थाली में अपनी ज्यादा जगह बनाई है, जिसकी एक बड़ी वजह मिलेट की पोषक गुणवत्ता को भी माना जा रहा है। मिलेट की मांग बढ़ाने के लिए अब माननीय प्रधानमंत्री जी की पहल पर संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स मनाने का फैसला किया है,
पूरी दुनिया में मिलेट को भारत और अफ्रीका की फसल कहा जाता है, क्योंकि इन दोनों ही जगहों में प्राचीन काल से ही मिलेट की खेती हो रही है। अकेले भारत में 10 तरह के श्री अन्न का उत्पादन होता है, जिसमें ज्वार, बाजरा, रागी यानी मंडवा, रामदाना, कुट्टू, कंगनी, कोदो, सावा, कुटकी, चीना यानी प्रोसो आदि शामिल हैं। चावल, गेहूं और मक्के के बाद मिलेट में बाजरा और ज्वार भारत में सबसे महत्वपूर्ण फसलों में शामिल हैं। यही वजह है कि भारत मिलेट का एक प्रमुख उत्पादक है। खास बात यह है कि भारत की हिस्सेदारी एशिया के उत्पादन में 80% और वैश्विक उत्पादन में 20% की है। फिलहाल भारत में मिलेट की औसत उपज 1268 किलो प्रति हेक्टेयर है, जो वैश्विक औसत उपज 1211 किलो प्रति हेक्टेयर से अधिक है। मिलेट्स जैसे रागी, ज्वार, बाजरा, कोडो, जोंगोरा, बार्ली, कोटकी, इन जैसे अनाज की पैदावार बढ़े, लोग अपने भोजन में इन्हें शामिल करें, इस और प्रयास बढ़ाए जा रहे हैं। मैं आज एफएओ को विशेष धन्यवाद देता हूं कि उसने वर्ष 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित करके भारत के प्रस्ताव को पूरा समर्थन दिया है। हमारे देश में उगाई जाने वाली प्रमुख श्री अन्न फसलें और उनके उत्पादन की हिस्सेदारी प्रतिशत को देखें तो पर्ल मिलेट यानी बाजरे की हिस्सेदारी 61% है, ज्वार की हिस्सेदारी 27% और फिंगर मिलेट यानी रागी की हिस्सेदारी 10% है। भारत का राजस्थान प्रदेश मिलेट उत्पादन में सबसे आगे है। राजस्थान के बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का नंबर आता है। बाजरा के उत्पादन में भी राजस्थान सबसे पहले नंबर पर है। वहीं ज्वार के उत्पादन में महाराष्ट्र सबसे आगे है। देश के कुछ राज्य जैसे कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तराखंड और महाराष्ट्र में फिंगर मिलेट यानी रागी का उत्पादन होता है। स्मॉल मिलेट के उत्पादन में मध्य प्रदेश अग्रणी है। मध्य प्रदेश के बाद उत्तराखंड, महाराष्ट्र और तमिलनाडु का नंबर आता है। साल 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट घोषित किए जाने के बाद मिलेट्स को लोगों के बीच लोकप्रिय बनाने के लिए कई तरह के कार्यक्रमों की योजना बनाई जा रही है, ताकि मिलेट्स का न सिर्फ उत्पादन बढ़े बल्कि वैश्विक खपत और निर्यात में भी बढ़ोतरी हो। मिलेट के उत्पादों की ब्रांडिंग पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है और रणनीति पर केंद्रित कार्यक्रम किए जाएंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक फिलहाल 500 से अधिक स्टार्टअप बाजार मूल्य श्रृंखला में काम कर रहे हैं। वहीं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च ने 250 स्टार्टअप्स को साथ लिया है। यही नहीं, 66 से अधिक स्टार्टअप्स को 6.2 करोड़ रुपए से अधिक दिए गए हैं, जबकि लगभग 25 स्टार्टअप्स को आगे फाइनेंस के लिए मंजूरी प्रदान की गई है। Initially incubated at IIMR had taken great technology from them, and then we started selling millet chikkis initially in the schools and then in the kirana stores. So we right now sell about roughly 20 lakh millet chikkis per day. श्री अन्न के प्रति सरकार और लोगों के बीच ये जागरूकता एक लंबा सफर तय करने वाली है। जाहिर है, आने वाले वक्त में हरित क्रांति की तरह ही इस देश और दुनिया में मिलेट क्रांति का आगाज तय है। बिल्कुल, मिलेट क्रांति जो है उसका आगाज हो चुका है, घर घर तक ये आवाज पहुंच चुकी है और देश भर में जो इसकी शुरुआत हो ही चुकी है और हम सब अवेयर भी हो चुके हैं कि मिलेट्स कितना इम्पोर्टेंट है हम सब के लिए। तो डॉक्टर साहब, आज हम बात लेकिन मिलेट्स की ना करके हम बात कर रहे हैं कि जो मिलेट्स किचन तक पहुंचाया जाए, थ्रेशर मशीन में जब वो पहुंचे अनाज हमारा, तो उसमें क्या क्या सावधानी है? देखिए, मिलेट के लिए अभी थ्रेशर्स जो काफी छोटे दाने के होते हैं, तो ये नॉर्मल थ्रेशर तो अभी यूज नहीं होते हैं उसके जो तरीके हैं और जो थ्रेशर्स हैं उसके अलग ही थ्रेशर्स हैं। तो हम तो नहीं कहेंगे जो नॉर्मल किसान है सेम थ्रेशर में करें, लेकिन उसमें कुछ कानकेव वगैरह है जिसमें चेंज करके वो यूज कर सकते हैं। नीचे वाली जो छलनी है उसी को। बिल्कुल, जब बात कानके की आ गई है तो डॉक्टर साहब थोड़ा सा ये और बताएं कि जब भूसा जो हमारा है या फिर गेहूं का दाना आता है, कई बार उसका नोट्स हैं, भुरली जिसको बोल देते हैं, वो आ जाती है, तो एडजस्टमेंट जो करनी होती है एक भूसे के लिए और एक अनाज के लिए, तो दोनों में क्या फर्क है और कैसे किसान भाई
कर सकते हैं उसको? देखिए 2-3 चीजें होती हैं, एक कानकेव होता है, एक आपका सिलेंडर होता है, दोनों के बीच एक जगह होती है जी, जिसके बीच आपका सिलेंडर बहुत तेजी से चलता रहता है। जो भी मटेरियल हम डालते हैं वो उसके बीच थ्रेसिंग होती है। अगर आपने उसको कम किया तो आपके जो भूसे हैं थोड़े छोटे हो जाएंगे, लेकिन ये भी डर रहेगा कि कहीं दाने न टूटे। तो इनको एडजस्टिंग की जाती है। इसको एडजस्टिंग करके आप भूसे की साइज को कम और ज्यादा थोड़ा बहुत कर सकते हैं। लेकिन यह है कि बहुत ज्यादा अगर कानकेव क्लियरेंस दे देंगे तो थ्रेसिंग प्रॉपर नहीं होगी, कुछ अनथ्रेस्ड मटेरियल भी बाहर आने लगेंगे। तो ये इस चीज का ध्यान, तो उसका कानकेव का एडजस्टमेंट ऑलरेडी एक तो दिया जाता है, दूसरा थोड़ा बहुत किसान कई बार जो है कानकेव चेंज करते हैं, क्योंकि अलग अलग मटेरियल के लिए चेंज करते हैं तो उसमें उनकी चेंज खराब हो जाती है, लेकिन उसको एडजस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, जैसे और खास तौर पे तो किसान भाइयों के लिए सबसे जो प्रमुख चीज होती है वो अनाज होता है कि भाई ये हमारा साफ सुथरा आ जाए, क्योंकि पूरे साल जो गृहिणी हैं वो परेशान ना हो। तो इसीलिए कोशिश होती है कि अनाज के अंदर मतलब हम ज़्यादा एडजस्टमेंट इसमें करें। भूसे के लिए तो ये होता है कि आजकल हम देखते हैं क्षेत्र के अकॉर्डिंग कहीं पे जो तूड़े की मैं बात करूं, भूसे की जो है वो छोटा देते हैं। पंजाब की साइड में चले जाएं तो वहाँ पे जो भूसे का साइज़ है वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाता है, तो वहाँ तो किसान एडजस्ट कर लेता है। लेकिन मेन जो एडजस्टमेंट है वो हमें करनी है अपने अनाज के साथ, और उसमें भी आपने बताया कि भाई जो लेवल है उतना ही हम रखे, ज्यादा छेड़खानी करेंगे तो टूट जाता है। ज्यादा छेड़खानी करेंगे अपनी क्रॉप को देख करके। देखिए हर क्रॉप हर वैरायटी की एक सिस्टम है कि आपके जो अनाज और पौध की जो डेंसिटी है, दोनों का रेशियो है वो कितना है, क्योंकि ऐसा नहीं है जो अनाज और आपका भूसा है, भूसा उसके अंदर जब चलता है तो अनाज को बचाता भी हो, तो टूटने से बचाता है। तो वो भी क्या फिर जो हमारे अनाज में जब हम थ्रेसिंग कर रहे हैं तो उसमें जो नमी की मात्रा है उसके अकॉर्डिंग भी हम उसमें एडजस्टमेंट कर सकते हैं? बिल्कुल, देखिए कोशिश कीजिए कि अगर बहुत ज्यादा आपका नमी ज्यादा है तो आप जो है इसको नमी कानकेव को थोड़ा सा कम रख सकते हैं। लेकिन हम तो ये नहीं कहेंगे कि नमी अगर ज्यादा है तो आप थ्रेसिंग करें, क्योंकि होता क्या है जब थ्रेसिंग करेंगे तो लिपटने लगेगा, लिपटना नहीं चाहिए कभी भी। बिल्कुल, जैसे बात कर रहे थे कि थ्रेसर का जो रख रखाव है हमें करना है। अभी जैसे थ्रेसिंग किसान अपनी खत्म कर लेंगे आने वाले 15 से 20 दिन में या 1 महीने के अंदर, बिल्कुल। उसके बाद जो हमें अपनी मशीन रखनी है अंदर, तो क्या हम उसको धोके रख सकते हैं या फिर कुछ और सावधानियां? नहीं, चलिए इसके साथ ही एक चीज और बता दूं। आजकल सावधानियों पे एक बड़ा अच्छा आपने बताया कि आजकल पीटीओ से कनेक्टेड रहते हैं थ्रेसर जी। कई बार पीटीओ जहां कनेक्ट रहता है उसको लोग पार करते हैं, छोटे बच्चे भी आसपास आ जाते हैं और बहुत स्पीड से वो चलता रहता है, वो कंट्रोल नहीं हो सकता है क्योंकि रोकने का उसका कोई ऑप्शन नहीं है। बिल्कुल, तो इसलिए कोशिश करें क्योंकि आप वहां से न जाएं, उधर से बिल्कुल न गुजरें। जहां पे पीटीओ चल रहा है उसको कवर कर लें या किसी डंडे से बांध दे कि उधर किसी को नहीं जाना है। कई बार जल्दीबाजी में लोग जाते हैं, बल्कि कुछ बैरियर्स ऐसे लगा देने चाहिए कि जितने लोग वहाँ वर्कर्स हैं जो काम कर रहे हैं कभी उधर से न जाएं, वहां से ना निकले, क्योंकि कई बार बातों बातों में लोग हेलो हाय करते करते वहां पहुंच जाते हैं, उनको आइडिया नहीं होता कि क्या स्पीड चल रही है। बिल्कुल। तो आज काफी अच्छी आपने जानकारी दी है, और इसके बारे में लास्ट में बस यही कहेंगे कि किसान भाइयों, आप थ्रेशिंग मशीन का इस्तेमाल तो कर रहे हैं लेकिन सावधानी बहुत जरूरी है, क्योंकि दुर्घटना जो होती है कभी भी बताकर नहीं आती है। पल में क्या हो जाए और आप मगन रहें अपने काम में, लेकिन बस इतना ही ध्यान रखना है कि बच्चों को अपने आसपास ना आने दें। टाइट कपड़े पहने, लूज कपड़े ना पहने, जैसे कि कुशवाहा जी ने बताया ही है, बहुत जरूरी है। और अलर्ट रहें, किसी भी नशे का इस्तेमाल ना करें। तो आज के इस कार्यक्रम को हम यहीं पर संपन्न करते हैं। हमें इजाजत दें किसान भाइयों, और आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।